the choice of the market, right, Harsh? So, ओके। Harsh, if you can tell us, what brought you to this segment of MSME? What prompted you to start something for this segment of people? तो ये है कि हर्ष ये बताओ कि मतलब व्हाट वाज योर बैकग्राउंड एंड योर हम्म। एक्सपीरियंस prompted you to start lending card with a focus on MSME, small borrowers in the supply chain. करेक्ट 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 आनंद भाई। सो बेसिकली मैंने सीए किया है 2003 में। फिर मैंने एक साल स्टैंडर्ड चार्ट के साथ में काम किया, एक डेढ़ साल। फिर तीन एक साल एचडीएफसी के साथ में काम किया, एक डेढ़ साल एसएमई बैंकिंग में उनके। फिर 3 साल स्टैंडर्ड चार्ट के साथ में काम किया। और फिर मैंने आईएसबी हैदराबाद से एमबीए किया था। फिर मैं कॉर्पोरेट बैंकिंग में था। बट मुझे हमेशा से एमएसएमईज इंटरेस्ट करते थे, राइट, स्मॉल बिजनेसेस, कि वो कैसे पैसे रेज करते हैं, कैसे माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, उस तरह से। एंड फैमिली भी बेसिकली इज सराउंडेड बाय स्मॉल बिजनेसेस। तो कजिन्स, रिलेटिव, सब कोई स्मॉल बिजनेसेस रन करते हैं, तो वो कैसे पैसा जुगाड़ करते हैं। और बचपन से ही पिताजी को देखा था कि वो भैया को या छोटे भाइयों को या बड़े पापा को पैसे लेंड कर रहे हैं, पैसे वापस आ रहे हैं, उस तरह से। तो एमएसएमई हमेशा से इंटरेस्ट था मेरा। प्रायर टू एमबीए का बैकग्राउंड भी एमएसएमई का था, तो इट फेल्ट रिलेवेंट सेगमेंट। तो मैंने सोचा कि जब मैं लंदन से वापस आया था तो आइडिया यही था कि क्या मैं उनकी मदद कर सकता हूँ इन सॉल्विंग फॉर द एमएसएमई सेगमेंट, और बैंकों से लोन लेने के लिए, उस तरह से। बिकॉज मैंने भी जब मैं एचडीएफसी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड में देखा था तो हमारा यही था कि प्रपोजलों की कमी नहीं होती थी हमें करने के लिए, राइट। बट 80% जो बोरोवर्स थे उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे जो हम मांगते थे। फाइनली हम क्या होता था कि डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा ऊपर नीचे ले करके हम उनसे मांगते थे कि आप हमें कोई प्रॉपर्टी दे दो, अपना घर दे दो, दुकान दे दो, और उस पर रिलाई करके हम उनको लोन दे देते थे। तो दिस बेसिकली आई फाउंड दिस प्रीटी एक्साइटिंग। और मुझे लगा कि इसमें स्कोप है, इसीलिए मैंने एमएसएमई एज अ सेगमेंट सिलेक्ट किया लेंडिंग कार्ड के लिए। ये अच्छा, मतलब उन दिनों जो सारा बोरोइंग होता था एमएसएमई का, वो केवल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में होता था, है ना? उन दिनों नहीं, अभी भी वही होता है। इंडिया में 80% जो लेंडिंग एमएसएमई को होता है वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में होता है, बिकॉज एमएसएमई को कोई समझता नहीं है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट एमएसएमई फेसेस इज इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बेसिकली कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, टैक्स रिटर्न्स हैं, या उसके पास ओन्ड प्रॉपर्टी है, या सिबिल स्कोर है जो ब्यूरो हमने बनाया है, वो सब एमएसएमई या स्मॉल बिजनेसेस इनके पास होते नहीं है। और बैंक इनके बिना हिलते नहीं है। तो बैंक में जो 70s 80s में अप्रेजल सिस्टम्स थे, ये करंट रेशियो ये होना चाहिए, क्विक रेशियो ये होना चाहिए, कैपिटल ये होना चाहिए, लिवरेज ये होनी चाहिए, वो सारे के हाँ, तो सारे जो रेशियोज आज भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कैलकुलेट बनाया होते था, हैं। एग्जैक्टली। मैन्युफैक्चरिंग का जो लेंडिंग सिस्टम बनाया, वो लोग सप्लाई चेन पे लगा रहे थे एमएसएमई पे। ट्रेडिंग और सर्विसेज पे भी वही लगा रहे हैं। जो बिजनेसेस एकदम हम्म। ही अलग हैं, मतलब दलाली वाले जो बिजनेस है उनसे एकदम ही अलग हैं, तो वही चला आ रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट जो सर्विंग छोटे बिजनेसेस को है इज कॉस्ट ओवरहेड्स, राइट। अगर 5 लाख 10 लाख रुपए का लोन देना है, और वही आपका ब्रांच मैनेजर, उसके 4 लोग जाएंगे, मिलेंगे, 4 बार बात करेंगे उससे, कागज लेके आएंगे, और फिर उसको लोन देंगे नहीं देंगे, तो दैट कॉस्ट ओवरहेड जो सब लोग बना के बैठे हैं पुश्तैनी, ओवरऑल वो काफी ज्यादा है, और उसके चलते ही ये लोन नहीं हो पाते हैं। तो एमएसएमईज को इसीलिए लोन नहीं मिल पा रहे हैं, और अभी भी काफी सारे लोग वो लोन नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, बिकॉज इकोनॉमिकली उनके लिए वायबल नहीं होता है वो। तो जब लेंडिंग कार्ड शुरू हुआ उस समय क्या कोई अनसिक्योर्ड लेंडिंग कर रहा था एमएसएमई को? आ, ये तो 8 9 साल हो गए इस बात को। आई थिंक अनसिक्योर्ड हो रहा था। तो बेसिकली अनसिक्योर्ड किस तरीके से हो रहा था कि मानो आपने अगर कोई थोड़ा बहुत मेरे पास से बैंकों के पास में करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट खुला रखा है, आप करंट अकाउंट रन कर रहे हो, मेरे पास 2 3 साल की आपकी हिस्ट्री है, मैंने आपका बिजनेस देखा है, और मैं आपको जानता हूँ, और उस तरह से। तो मैं अगर आप मेरे पास आओगे तो बेसिकली, अगर आप देखोगे 2000 से 2010 और ऑलमोस्ट 20 में भी, तो 2000 से 2010 पहली डिकेड जो इस सेंचुरी की थी, उसके अंदर अगर किसी भी एमएसएमई को या कोई भी लोन लेना था तो हम सबको जाना पड़ता था एक बैंक ब्रांच में, राइट। तो वो बैंक ब्रांच में आप जाओगे तो अगर नेशनलाइज बैंक होगी तो पंखे वाली ब्रांच होगी, फॉरेन अगर इंडियन प्राइवेट बैंक की होगी तो वो एसी वाली ब्रांच होगी,
टाई पहने मैनेजर बैठा होगा, और अगर फॉरेन बैंक की होगी तो थोड़ा और हाई एंड की अच्छी ऑफिस होगी, बट लिमिटेड ऑफिस होगी। वहां जाओ, ब्रांच मैनेजर को मिलो, रिक्वेस्ट करो, वो बोलेंगे आपके पास हमारे पास करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट है तो हम आपको लोन देंगे, वरना नहीं देंगे। प्री ब्यूरो पीरियड भी था। तो दैट वाज द टाइम वो हो रहा था 2010 से 20 में। और ये सारी की सारी बैंकें, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, एक्सिस, सब रिटेल करते थे, बट जाके ब्रांच में मिलो करो होता था। 10 से 20 के अंदर वी हैड न्यूअर प्लेयर्स, बेसिकली लाइक बजाज, टाटा, बिरला, रेलिगर, रिलायंस, सब आ गए। सबको रियलाइज हो गया कि यार हमारे खुद के जो एग्जिस्टिंग धंधे भी हैं, वेदर रियल एस्टेट का हो या ट्रेडिंग का हो या सब चीजों के अंदर, हमें भी हमारी सप्लाई चेन को फाइनेंस करना पड़ेगा। तो ऑल ऑफ दीज गाइस केम डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंड स्टार्टेड डूइंग इट। बजाज ने आके बोला कि यार मुझे डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरी होंडा की डीलरशिप इतनी है, मेरी मेरी गाड़ियों की इतनी, टू व्हीलर की डीलरशिप इतनी ज्यादा है कि मैं खुद ही उसके थ्रू कर लूंगा। टाटा बिरलाज ने बोला हमारे पास भी सप्लाई चेन और कॉस्ट ऑफ फंड्स का किसी को प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज सरनेम है इनके पास। तो सब लोगों ने ये शुरू किया। बट इंडिया में अभी भी अगर आप देखने जाओ तो बेसिकली क्रेडिट अंडरराइटिंग सिस्टम जो हैं बहुत आर्केक हैं, ओल्ड एज और ओल्ड फैशन ही हैं। तो इसके अंदर बेसिकली फाइनली बिकॉज आप एक्चुअल नेट वर्थ ऑफ द स्मॉल बिजनेस और कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस आप उठा नहीं पाते हो, जान नहीं पाते हो, तो फाइनली आप रिलाई करते हो कि मैं ये ले लूं, प्रॉपर्टी ले लूं या वो ले लूं। तो अनसिक्योर्ड होता था, बट अनसिक्योर्ड उसी कस्टमर को होता था जिसके पास आप कोई और कोई लोन ले चुके हो। मानो अगर आपने किसी ने होम लोन ले लिया है या बिजनेस लोन चल रहा है और कुछ धंधे का ऑलरेडी लोन चल रहा है घर के सामने, और कुछ एडिशनल होता था तो होता था। आज भी फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो बोला जाता है कि एनबीएफसी मेजरली फाइनेंशियल इंक्लूजन करती हैं, those NBFCs also, there are very few and rare today also, limited number of people are there who give MSME an unsecured loan. हम्म। तो तो हर्ष, आप जहाँ बैंक में थे, तो हम्म। आईसीआईसीआई बैंक में थे लंदन में, फिर हाँ। इंडिया आए। आपके काफ़ी सारे दोस्त करेक्ट। भी हैं और बैंक्स में भी हैं। सबका करेक्ट। लेंडिंग कार्ड शुरू किया तो क्या रिएक्शन आया था? लेंडिंग कार्ड सुन के तो हम लोग भी टिपिकल मिडिल क्लास से आते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि सरनेम है पीछे बजाज, टाटा, बिरला वाला। तो पहले तो मैं जब लंदन से वापस आया था तो अ लॉट ऑफ पीपल फेल्ट दैट मे बी माई लंदन जॉब वाज नॉट गुड, और या मेरी नौकरी अच्छी नहीं होगी, या पैसे अच्छे नहीं मिल रहे होंगे, या कोई तकलीफ होगी इसके अंदर। फिर मैंने पहले 3 साल, जब मैं 2010 में आ गया था, तो मैंने सीए एडवाइजरी या लोन एडवाइजरी का ही काम किया था। मुझे लगा था कि उससे मैं काफी सारा सॉल्व कर पाऊंगा एमएसएमई का प्रॉब्लम, बट साइज एंड स्केल नहीं आ रहा था। तो उस टाइम पे भी थोड़े क्वेश्चंस तो थे कि कैसे चलेगा, क्या चलेगा। बट आई थिंक अर्ली डेज में सी एडवाइजर में मुझे थोड़ी थोड़ी सक्सेस मिली थी। मैंने इतने पैसे नहीं कमा रहा था जितने मैं लंदन की सैलरी में कमा रहा था, बट ठीक ठीक सक्सेस मिल गया था। तो क्वेश्चंस तो थे लोगों के। इनफैक्ट जब लैंडिंग कार्ड भी मैंने 2014 में शुरू किया था, तो बड़े क्वेश्चंस थे कि उस टाइम पे टच एंड फील एंड मीट एंड ग्रीट वाज द रिलेवेंस, राइट? कि आप बिना मिले, बिना देखे और बिना बात किए कस्टमर को पैसे नहीं दे सकते हो। और अगर आप बिना मिले और बिना देखे कस्टमर को पैसे दे रहे हो तो कस्टमर आपको वापस पैसे नहीं देगा, मतलब आप दे दोगे उसको। तो वो था। तो ये क्वेश्चंस तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम थे, एंड ये क्वेश्चंस हम फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आंसर भी कर पा रहे हैं। अभी लास्ट 2-3 साल में कोविड, और कोविड के बाद में डिजिटल जब बजवर्ड हो गया है, तब लोगों ने पूछने बंद कर दिए हैं। बट ये क्वेश्चंस तो जिंदगी भर हमने आंसर किए हैं, पूरा का यार पूरा। मधुकर, तेरे को याद होगा कि उस समय लोग बोलते थे कि ये जो बोरोवर हैं, दे आर क्रुक्स। बोरोवर चोर है, लेके भाग जाएंगे। फिर उनको जो लेंड कर रहा है पैसा, एमएसएमई बोरोवर को, तो वो भी क्रुक्स हैं, वो भी पैसा लेके भाग जाएंगे। और वैसे लेंडर को जो इन्वेस्ट कर रहा है मधुकर सिन्हा, वो भी क्रुक है, वो भी लेके भाग जाएगा। तो ये पूरा चेन बना यस, हुआ था हमारा। यू रिमेम्बर? यस, यस। तो बेसिकली क्या है आनंद, ये तो मतलब सी इंडस्ट्री में जो पास्ट एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस को लोग फ्यूचर में एक्सटेंड करते हैं, एंड दे डोंट, most of the people are not they don't have that much information or the imagination to understand that things are changing on the ground, right? So for example, when lending card started in 2014-15, most of the people thought that like what had happened in 2005-6, 2005-6 में जब प्राइवेट बैंक्स ने स्मॉल बिजनेसेस को लोन देने का कोशिश किया था, और काफी लोन दिया था। मतलब उस समय इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को ओपन करने का कोशिश किया गया था, एंड देयर वर लॉट ऑफ पर्सनल, सो बोथ ऑन द पर्सनल फाइनेंस साइड एज वेल एज एमएसएमई फाइनेंस साइड लोगों ने इन्वेस्ट किया, एंड दे वर नॉट एबल टू, द कॉस्ट ऑफ डिफॉल्ट वाज हाई, द हाई एनपीएज, एंड
एंड पीपल वर टेकन फॉर अ राइड एज वेल, राइट? सो मतलब हम्म। गलत डॉक्यूमेंट्स पे ये सब हो गया। हम्म। बट 2014-15 में जब technology was taking shape, right? So Aadhaar was already there, and that was basically one. And the second thing, your ability to read the bank statements and civil data and then do analysis on that, right? So all that was changing. So Anand, one thing was there, right? So everyone, and this is, I will not name them, but there were people even within the ecosystem, or I would say they were फ्यू लेंडर्स themselves जिन्होंने लैंडिंग कार्ड को खुद पैसा दिया है, राइट? और उनको लैंडिंग कार्ड ने 2 बार वापस भी कर दिया है पैसा। दे ऑल्सो यूज टू बिलीव दैट lending card has a NPA of 15% plus, right? And that was somebody told on my face, right? And I said, okay, if it was 15% plus, then lending card has not raised that kind of money that it will be solvent, right? It will go in unsolvent. So I really feel very proud today that now we are profitable and all. But I think it was also the challenge of most of the people at that time कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि दुनिया बदल रही है, राइट? तो टेक्नोलॉजी से क्या हो सकता है, राइट? क्योंकि आनंद, मैं बताता हूँ ना कि मैं जमशेदपुर में रहता हूँ। एक बार मैं घर गया हुआ था और मैं किसी से बात कर रहा था, तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट किया है जो लोन दे देती है, वो करके। तो बोला अच्छा, विदाउट एनी सिक्योरिटी? मैं बोला हाँ। तो हंसने लगा, बोला तुम मधुकर, पता है तुम अगर यहाँ पे जाओगे किसी बैंक ब्रांच में और तुम बोलोगे कि यार मेरे को लोन चाहिए विदाउट सिक्योरिटी, तो तुमको उस ब्रांच में कोई बंदा ही नहीं मिलेगा जो जिसने इस तरह का कुछ कभी सोचा भी होगा या कभी कोई करता भी होगा, राइट? सो यू विल नॉट इवन फाइंड द relevant person to talk about it, right? Forget about the eligibility, right? Because I don't think anybody gives loan without any security here, right? So I think the world is हम्म। changing, right? And I think that is the only reason. But नहीं है, मतलब देखो, ये दिक्कत तो हमें हर जगह आती है और हर इंडस्ट्री में आती है, पर हर टू गो बैक टू द काइंड ऑफ पीपल, राइट, कि जो बोरोवर है ना, उसको हम हाँ लोगों ने बोल दिया कि भैया ये लोग गरीब लोग हैं, इनके पास में सैलरी नहीं है, वाइट कॉलर नहीं है ये लोग, है ना, पढ़े लिखे नहीं है। हाँ तो तो हाँ व्हाई वुड यू चूज अ सेगमेंट लाइक दैट? मतलब क्यों आपने बोला कि भाई इन्हीं को करेंगे और इन्हीं पे कंपनी बड़ी बनाएंगे? और उसके बाद में मतलब और क्या क्या सीखा इनके बारे में? मतलब कौन है ये लोग जो बोरो कर रहे हैं आज लैंडिंग कार्ड से? हम्म करेक्ट। नहीं तो बात आपकी देखो ऐसे तो सही है कि हमारा जो पुश्तैनी सिस्टम है उसके अंदर एक जमींदार हुआ करता था, राइट? और बाकी सारे उसके गुलाम या उसके लिए काम करने वाले या उससे पैसे लेने वाले, या दैट्स द कल्चर। और एक या तो किंग किंग हुआ करता था, एंड किंग के बाद में सब प्रजा होती थी एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड द किंग वाज कंसिडर्ड टू बी द गाय बेसिकली हु इज क्रेडिट वर्दी, एंड रेस्ट एवरीबॉडी वाज नॉट क्रेडिट वर्दी। बट अगेन ये थोड़ा डिफरेंस इन द सेंस इसमें ये था कि मेरी अपब्रिंगिंग एक मारवाड़ी बिजनेस फैमिली में हुई थी, टिपिकल, राइट? एंड आई हैड वर्क विद स्मॉल बिजनेसेस एंड आई ऑलवेज फेल्ट दैट स्मॉल बिजनेस वाज अ जेन्युइन गाय। वो जेन्युइनली चलाता है धंधा क्योंकि उसको भी फैमिली चलानी है, घर बार चलाना है, उसको भी रोजी रोटी का टेंशन है और उस तरह से है। तो आज का या बैंकिंग का जो सिस्टम था, मुझे रियलाइज हुआ कि जैसे मैं जब लोन भी करता था तो हम पहले ही मानते थे कि वो चोर है, जो हमने डिस्कस किया, या मेरे पैसे वापस नहीं देगा। और फिर हम उससे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना शुरू करते थे कि अच्छा इसकी अब नब्ज कहाँ कहाँ हम दबा सकते हैं अगर ये पैसे नहीं देगा तो। और उसके लिए प्रॉपर्टी आती थी, ये आती थी, वो आती थी, सब ले लेते थे हम उससे। फिर हम बोलते थे अच्छा अब तू ले ले पैसे हमसे, अब तू अगर नहीं देगा तो मैं तेरी नब्ज दबा दूंगा। बट लैंडिंग कार्ड जब हमने शुरू किया था तो हमारा क्लियर कट बिलीव था कि ये जो आदमी है ये अच्छा आदमी है, जेन्यून गाय है, और इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, इस पे फेथ पुट किया जा सकता है, राइट? सो वी स्टार्टेड फ्रॉम द अदर वे अराउंड। वी स्टार्टेड कि हर आदमी है जिसको हम पैसा दे सकते हैं कंट्री के अंदर। अब क्या सिचुएशन हो सकती है कि हमें पैसा वापस नहीं देगा, राइट? वो हो सकता है कि उसका बिजनेस नहीं चलेगा, वो हो सकता है कि शायद वो कुछ माल खरीदे जो बिकेगा नहीं, वो हो सकता है कि शायद उसका देनदार उसको कोई पैसे ना दे या उस तरह से। तो वो हाँ। सारी बिलीफ थी एंड वी स्टार्टेड सॉल्विंग फॉर दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। अभी आज जो हमारा टिपिकल कस्टमर है, वो टिपिकल कस्टमर 23 से 45 की एज में है। ही इज लाइक अ फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। वो कोचिंग क्लास, कंप्यूटर एकेडमी, किराना स्टोर, मिठाई स्टोर, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग शॉप या वो चलाता है। वो छोटे गांव और टाउन्स में रहता है। वो हो सकता है कि वो चूरू के अंदर एक किचन स्टोर चला रहा हो, या वो हो सकता है कि वो झुंझुनू के अंदर या आपके जमशेदपुर के अंदर मोबाइल फोन स्टोर खोल के बैठा हो, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब आदमी है। सेकेंडली एक और हमारा रियलाइजेशन हुआ कि 80% ऑफ द बोरोवर्स जो हमारे पास डिजिटल के थ्रू आ रहे थे वो पढ़े लिखे हैं। 80% ऑफ आर बोरोवर्स आर बीए, बीकॉम, बीएससी।
तो एजुकेशन लेवल्स भी इम्प्रूव हुए हैं, उन्हें पता होता है कि ब्यूरो क्या है, उन्हें पता है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है। अ लॉट ऑफ आवर बोरोवर्स अभी सारा बैंकिंग भी करते हैं अपना बिजनेस, राइट? कच्चे का काम नहीं चला के पक्के का काम ज्यादा चलाते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो जिन्होंने हमें ट्रस्ट दिया कि इस बोरोवर पे रिलाई किया जा सकता है, ये हमारे भाई या रिलेटिव जैसा ही बंदा है जिसको हम लोन दे सकते हैं और ये वापस दे देगा हमें। दूसरा एक और सबसे बड़ा रियलाइज़ेशन और मेरी बिलीफ हमेशा से थी कि मैं जब भी बैंक में कोई लोन आता था हमारे पास, तो मेरा ये रहता था कि अगर इसको 12 पे नहीं दे सकते हैं, कैन आई ट्राई एंड गिविंग हिम मनी एट 15, 16 और 18, राइट ओवरऑल? तो राइट रिस्क प्राइसिंग वाज़ ऑलवेज़ इन माय माइंड where I felt that कि Indian banking system doesn't work on right risk pricing, right? Which is still missing in a lot of institutions. कि हाँ, अगर मुझे मतलब ये लोन था देना कि है भाई तो बैंक का ये रूल है कि एमएसएमई का ये एक रेट है, पर्सनल लोन के लिए सैलरी का ये रेट है, और ये रेट कॉर्पोरेट है, का ये रेट है, हाँ। फिक्स रेट होता था। कॉर्पोरेट का ये रेट है, एग्जैक्टली exactly. तो वो राइट रिस्क प्राइसिंग ऑलवेज वाज देयर एज अ एट द बैक ऑफ माय माइंड कि किसी बोरोवर को शायद मैं 12 पे नहीं दे सकूं, बट क्या मैं उसको 14 पे, 16 पे, 18 पे दे सकता हूँ? पैसे थोड़े कम दे दूं उसको, राइट? ओवरऑल थोड़ी कम ड्यूरेशन के लिए दे दूं, नेचर ऑफ प्रोडक्ट चेंज कर दूं, कि मैं उसको ओडीसीसी नहीं दे करके टर्म लोन दे दूं एक बार पहले 2 साल का सिर्फ, उस तरह से। दैट वाज नॉट हैपनिंग व्हिच वी फेल्ट दैट वी कुड गो अहेड एंड डू इट। तो राइट रिस्क प्राइसिंग वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पीस कि वो अगर मुझसे पैसे नहीं लेगा तो वो कहाँ जाके वो पैसे लेगा और वो क्या करेगा उन पैसों का, वो एंड यूज समझना और वो सब, दैट आल्सो हेल्प्ड अस। तो राइट रिस्क प्राइसिंग वाज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट वी हैव डन लेंडिंग कार्ड के अंदर, एंड दैट हैज आल्सो हेल्प्ड अस सक्सीड एंड बिल्ड आवर बिजनेस बेटर, जो आज तक हम करते आ रहे हैं। मतलब हमने जब देना शुरू किया था तब लोगों ने बोला था कि तुम जिसको 25% पे देते हो पैसा वापस नहीं देगा कभी, तुम जिसको 30 पे देते हो वापस कभी नहीं देगा, तुम 14 पे दोगे वही वापस देगा, या 18 पे दोगे वही वापस देगा। आई थिंक वो सारे नेसेयर्स को हमने इसीलिए रॉन्ग प्रूव किया कि हर आदमी की यूटिलिटी अलग होती है, हर आदमी की जरूरत अलग होती है, और उसको आप उस टाइम पे जब जो जरूरत है उतना दोगे तो वो वापस देगा भी आपको पैसे। First, this is very interesting, right? This is very important. So when I was in uh, a long time back in microfinance, right? We used to use one term which was called quality of loan, right? So the quality of loan is also important for the borrower, right? Because if you give a loan and if your process is so long that for the purpose for which he is seeking a loan, that purpose is no longer valid, and you uh, sanction and transfer the loan after the purpose has already been taken care of in some other way, then that करेक्ट, loan will be used for something else, and then all probability the borrower will not be able to return it. So करेक्ट, similarly, at the right interest, right, at the right time, right amount, all of these things become very crucial for करेक्ट। for the money to come back. नहीं, नहीं, मधुकर एकदम सही बोल रहे हो आप। तो ये सब चीज़ें ध्यान नहीं रखती है, राइट? हम लोगों ने बरसों बरस तक एवरीबॉडी, तो बेसिकली बैंकिंग का प्रॉब्लम क्या है? बैंकिंग का प्रॉब्लम ये है कि पैसा लेने वाला है, उसकी ज़रूरत है। मैं दूँ तो ठीक है, नहीं दूँ तो ठीक है। वो जो मैं चाहूँ वो मेरे लिए करेगा, राइट? द प्रॉब्लम इज़ जब आप ये सोचने लग जाते हो कि वो मेरे पे डिपेंडेंट है, तो फिर तकलीफ हो जाती है। जबकि समझना सबको यही चाहिए कि पूरा जो ब्याज वो भरता है, उसी से सबके पेट पल रहे हैं, राइट? तो आप अपने अन्नदाता को ही अगर लात मारोगे, तो फिर तकलीफ होगी ही होगी। तो आई थिंक हाँ, ये थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना? अगर इवन अगर आप देखो कि स्टार्टअप में भी बोरोवर को, मतलब आज भी काफ़ी सारी स्टार्टअप है जो बोरोवर को रिस्पेक्ट नहीं देती हैं, कस्टमर की तरह ट्रीट नहीं करती है। है ना? कि वो कोई मतलब ये बोरोवर को पहले ही आप डिफॉल्टर लगा देते हो पहले ही, अनलेस यू पे बैक करेक्ट, यू आर अ डिफॉल्टर। करेक्ट, करेक्ट। बैंक्स में तो था ही नहीं, नहीं, ये बहुत स्टार्टअप्स ज़्यादा नहीं था है, बैंक्स में। स्टार्टअप्स भी नहीं है, स्टार्टअप फाउंडर्स भी बिलीव नहीं करते कि उनके बोरोवर्स रीपे करेंगे, राइट? तो हाँ। वो अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला नहीं देगा और आपको उस पे धंधा भी बनाना है, अच्छा धंधा भी चलाना है, तो और आपको खुद को हर्ष, विश्वास मुझे नहीं तो है ये अपने लगता है बॉरोवर ना सेगमेंट पे। कि रेगुलेटर जो है, हाँ, रेगुलेटर भी बिलीव नहीं करता है। ये आरबीआई भी, मुझे बोला, आई डोंट नो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा आरबीआई से, कि भाई हाँ। आरबीआई को भी लगता है कि एमएसएमई बरोबर पैसा वापस नहीं करेंगे और कंपनी बंद हो जाएगी, तो उसको पहले ही कंपनी को बड़ा ही नहीं होने देते हैं हम लोग। नहीं, आई थिंक देखो, अभी मतलब हम रेगुलेटर को पिन पॉइंट करते हैं, बट रेगुलेटर भी फाइनली, मेरा ये मानना है कि लोग ही हैं। हम लोगों का भी काफी इंटरेक्शन हो रहा है रेगुलेटर से, क्योंकि डिजिटल काफी सारा हो रहा है, एंड वी फील देयर आर अ लॉट ऑफ
smart people out there who are aware of what's happening in the industry, what's need of the industry, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. Only problem is जो मेरा बेसिकली मानना है कि ओनली प्रॉब्लम इज आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे या इंटरेस्ट अलाइनमेंट का तकलीफ बोलेंगे ना. जैसे आज बैंकें हैं या हम्म. रेगुलेटर है, ये फाइनली हम लोग सब जो कर रहे हैं, वी आर डिप्लॉइंग डिपॉजिटर्स मनी, राइट. हम लोग जो हम्म. डिपॉजिटर ने बैंक में रखा है वही पैसा आगे बैंकें भी दे रही है, फिनटेक्स भी दे रही है, या रेगुलेटर को भी उसी का ध्यान रखना है. द प्रॉब्लम हियर इज दैट टन्स ऑफ दिस मनी लाइज विद नेशनलाइज बैंक्स, राइट. और नेशनलाइज बैंक में जो मैनेजर बैठा है उसको पगार मिल रही है, उसने कोई अच्छा लोन कर दिया या अच्छा काम हो रहा है तो वो उसके कम का भाग था, बट एक लोन या दो लोन खराब हो गए उसके, या तीन लोन खराब हो गए, तो उसको ब्रिक बैट्स ज्यादा मिलते हैं, राइट, एंड एवरीथिंग एवरीथिंग. हम्म. सो आई थिंक वो जो है, जैसे हमारा स्कूलिंग सिस्टम का भी यही हाल है ना, कि हम टीचर्स को पे नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा आईआईटी में जाए, हमारे बच्चे सारे अच्छे बने. हमारा स्कूलिंग सिस्टम का इतना फटा हुआ है कंट्री के अंदर, ना हम टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, ना स्कूल्स की रिस्पेक्ट करते हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, एंड देन वी वांट आवर किड्स टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड टेक्नोलॉजी एंड आईटी, ये सब वो सब हम बोलते रहते हैं. दैट्स द प्रॉब्लम विद बैंकिंग, के ना तो हम लोगों को बैंकिंग के अंदर राइट इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करना चाहते हैं, ना टेक्नोलॉजी में स्पेंड करना चाहते हैं, ना ट्रेनिंग में स्पेंड करना चाहते हैं, एंड वी क्लेम एंड ब्लेम देम, राइट. तो इट्स अ मिक्स बैग, मतलब तो वो सारा का सारा सिस्टम का ही प्रॉब्लम है, कि जब तक हम पहले लोगों पे विश्वास नहीं करेंगे, सिस्टम्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे, लोगों को इक्विप नहीं करेंगे, तो ये साइकिल चलता ही रहेगा. और आई थिंक दैट्स नॉट, हम्म. मतलब ये शायद हमारा अकेले का डेवलपिंग कंट्री का प्रॉब्लम नहीं है, डेवलप्ड इकोनॉमीज का भी यही प्रॉब्लम है, एंड दैट्स व्हाई फिनटेक्स आर टेकिंग शेप. मतलब बैंकों ने अगर सब कर दिया तो हमारी शायद जरूरत ही नहीं पड़ती. सही बात है. सही बात है. हर्ष, इसके अलावा लेकिन कौन लोग थे जब आपने शुरू किया, जो लोग थोड़े हाँ, पॉजिटिव थे? कहाँ से आपको एनर्जी मिलती थी? हाँ. आप ही लोग थे, तो फैमिली तो नहीं, थी, हम आप लोग तो थे, मधुकर हम लोग थे. तो घुसे हाँ, हुए थे अंदर. हाँ. तो हम लोग तो घुसे हुए थे, इसलिए हम लोगों का तो काउंट नहीं करता है. हाँ. या नहीं, आई थिंक बिलीफ थी, और आई थिंक लोगों में अगर बोलने जाएं तो अर्ली डेज में गाइडर मेंटर्स थे, गाइड्स थे, फैमिली थे, एंड एम्प्लॉयज भी थे, जिन्होंने अर्ली डेज में कुछ कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, वर्क किया, इसके साथ सॉल्व करने के लिए बिलीव किया. इंडस्ट्री मेंटर्स भी थे, मतलब आपके जैसे वन ऑफ द लार्ज बैंक्स आईडीएफसी के वेदी सर थे, उन्होंने हमें अर्ली डेज में काफी हाँ. सपोर्ट किया, राइट. ही ट्रूली बिलीव्ड इन रिटेल एंड रिटेल एज अ स्पेस. देन देयर वर फ्यू हम्म. अल्ट्रा एचएनआईज एज वेल, राइट, जिन्होंने फर्स्ट क्रेडिट लाइन दी हम्म. थी हमें, उन्होंने बिलीव किया कि एमएसएमई स्पेस में वो है. तो हम्म. ऐसा नहीं था, देयर वेर नेसेयर्स एंड एवरी बैंक, राइट. वी तो 2016 17 18 में हमेशा से हम यही सुनते रहे थे कि आप फैड हो, आए हो, चले जाओगे, पहली बार नहीं आया है, हाँ. जैसे मधुकर ने बताया था कि हाँ. 2005 6 7 में भी हुआ था. वी हर्ड दैट, but there were few people who believed in us, who supported us in our early days of growth, and helped us push through that in proving ourselves. हर्ष, सो इन लास्ट 8 years सिंस स्टार्टिंग, हाँ. क्या फर्क देखा है आपने? मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, टेक्नोलॉजी में, लोग बोलते हैं कि इंडिया स्टैक बन गया है ना? हम्म. काफ़ी कुछ इंटरनेट में फ़र्क आया है, डिजिटल पेमेंट्स अडॉप्शन काफ़ी चेंज हो गया है. तो क्या इम्पैक्ट पड़ा है लेंडिंग कार्ड पे? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. तो इसका भी थोड़ा लंबा आंसर है मेरा. बेसिकली अगर आपने देखने जाए, वापस 21वीं सदी पे अगर हम जाएं, कि 2000 से 2010 में पूरा वो ब्रांच वाला सिस्टम था, जैसे मैंने बताया, राइट. ब्रांच में जाओ, लोन ले लो. हम्म. तो पहले क्या था कि आपके पास अगर हमारा करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट है, हम आपको लोन दे देंगे, कॉस्ट ऑफ फंड्स लो होगा. दिस वाज प्री ब्यूरो पीरियड, 2007-8 में पहला ब्यूरो शुरू हुआ था. हम्म. 2010 से 20 के अंदर बेसिकली, ये 2000 से 2010 के अंदर पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एचडीएफसी, एक्सिस, सारी बैंकें थी. 10 से 20 के अंदर न्यूअर प्लेयर्स आए, लाइक बजाज, टाटा, बिरला, रिलायंस, फुलरटन इंडिया, सुंदरम मनापुरम, मुथूट ने कहा हम रिटेल करेंगे. इन्होंने बोला कि हम्म. यार हम रेगुलर प्रोडक्ट्स के अलावा और भी प्रोडक्ट्स करेंगे. बजाज ने कहा कि मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल करूंगा, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट शेयर्स और अफोर्डेबल हाउसिंग, और वो सब शुरू हो गया. हम थोड़े थोड़े फिनटेक्स भी आने शुरू हो गए. बट इन लोगों ने बोला कि यार ब्रांच की जरूरत नहीं है, मैं आदमी को ही आपके घर भेज दूंगा, राइट. अब ब्रांच का एक्सपीरियंस की कोई हम्म. जरूरत नहीं, उससे कॉस्ट नहीं बढ़ाते हैं, वो कर देंगे. तो 10 से हम्म. 20 हुआ, बट 10 से 20 में भी हो रहा था कि 0 to 10 के अंदर बेसिकली ये हो रहा था कि 5-6% ऑफ एमएसएमई वाज गेटिंग कैटर्ड. 10 से 20 के अंदर बेसिकली 15% ऑफ एमएसएमई कैटर हो रहा था.
सबका यही था कि यार बेस्ट सिबिल ब्यूरो स्कोर जिसका 750 होगा, जिसकी ओन प्रॉपर्टी होगी या वो सब होगा, हम उसी को ही पैसा देंगे। तो ऊपर से अब बीच दस में, पंद्रह परसेंट क्रीम लोग जो है, क्रीम लेयर है, उसको उसके हाँ, साथ उन्हीं को बैंकिंग पैसा हो मिल रहा रही थी। था, उन्हीं के हाँ। साथ बैंकिंग हो रही थी, उन्हीं को पैसा मिल रहा था, राइट। अब हुआ क्या है, इस डिकेड के अंदर अगर आप देखने जाओगे, इस डिकेड के अंदर बेसिकली कोविड ने तो डिजिटल और डिजिटाइजेशन को एक्सीलरेट कर दिया है, बट इस डिकेड के अंदर जो कंपटीशन है वो बेसिकली तीन चीजों पे होने वाला है फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंपटीशन विल बी कि आपके पास कितना क्लाउड एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट। बिकॉज अभी जो फाइट है वो बेसिकली कितनी ब्रांचेस है या कितने लोग हायर किए हैं उससे मूव हो करके इट हैज बेसिकली गॉन कि आपका यूआई यूएक्स कैसा है, आपका ऐप एक्सपीरियंस कैसा है, आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। बिकॉज ये डिकेड के अंदर सबको 15% से लेके जाना है इसको 80 तक, कि मैं 80% लोगों को कैसे दूंगा। So the first fight will be on how much you are equipped and what kind of cloud and digital infrastructure you have. Second fight will be basically on personalization of services. तो जैसे शैम्पू सैचे हुआ था एफएमसीजी के लिए विच ट्रांसफॉर्म्ड द एफएमसीजी इंडस्ट्री, वो पर्सनलाइजेशन फाइनेंशियल सर्विसेज में होना पड़ेगा। अभी तक हम लोगों ने क्या किया भैया, एक प्रोडक्ट डिजाइन कर दिया ऑटो लोन का, जिसके अंदर एक एफओआईआर है, एक एलटीवी है, एक मार्जिन है, इतना हम्म। पैसा है, लोन हो सकता है तो ले लो नहीं तो भाग जाओ, राइट, या मैं नहीं दूंगा आपको। दैट हम्म। डजेंट वर्क इन दिस डिकेड बिकॉज 80% के लिए आप पुराने अगेन ओल्ड एज मेथड या ओल्ड एज प्रोडक्ट्स से नहीं खेल पाओगे। तो हम्म। पर्सनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मिनिएचराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स होना पड़ेगा, स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स होना पड़ेगा इंडस्ट्री में, जो सॉल्व नहीं, ये करेगा। बात है, तो ठीक बात बोल रहे हो हर्ष, क्योंकि जो मैं देखता था, जो हाँ, इनिशियल इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन होता था लोन्स का, उसमें वही करेक्ट, प्रोडक्ट है, सभी के लिए एक ही प्रोडक्ट है। आप खाली ये करेक्ट। बोल रहे हो कि आप फॉर्म पेन पेपर पे भरने के बजाय आप इंटरनेट पे फॉर्म भर दो, बाकी सब हमारा पीछे से सब कुछ सेम है, वही प्रोडक्ट है, कुछ भी फर्क तो वो, नहीं। हाँ, वो चेंज होना पड़ेगा एंड ऑल ऑफ दैट इज डिपेंडेंट ऑन डेटा। जो डेटा हम बोलते हैं, राइट, वेदर अकाउंट एग्रीगेटर से बोल लो या बैंकिंग डेटा से बोल लो या अल्टरनेट डेटा से बोल लो या ट्रेड डेटा से बोल लो, ट्रांजैक्शन डेटा से बोल लो, पेमेंट डेटा से बोल लो, तो ये दूसरी चीज है। तो फाइट इस पे होने वाली है कि कौन कितनी अच्छी पर्सनलाइज, मिनिएचराइज, स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स दे सकता है कंज्यूमर को। तीसरी जो फाइट होगी और जो फाइनेंशियल सर्विसेज में आज तक कभी नहीं हुई है, वो होगी एक्सपीरियंस और एंगेजमेंट ऑफ द कस्टमर पे, राइट। आप ब्रांच पे कस्टमर को बुलाओगे, उसको लोन नहीं दोगे, फिर वो चला जाएगा और वो खुशी खुशी जाएगा और फ्यूचर में भी आपसे बात करेगा, वो टाइम चला गया है, राइट। मतलब अगर 80% को देना है आपको, उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, इज्जत देनी पड़ेगी, राइट प्रोडक्ट देना पड़ेगा। तो एक्सपीरियंस एंगेजमेंट भी ब्रांच वाला नहीं, यूआई यूएक्स पे कैसा है, आप फ्यूचर को कैसा ट्रीट कर रहे हो। बिकॉज आज नहीं नहीं करते भी हम अवॉइड कर रहे हैं। इंडिया में पीपल ओन बिटकॉइन वर्थ 1,20,000 करोड़, राइट। यूएस हम्म। में 22% ऑफ द पॉपुलेशन बिटकॉइन ऑन करती है, और वहां पे फिर एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हम ब्रांच पे लोगों को बुलाएंगे और पुराने लोन प्रोडक्ट्स देंगे, दैट डजंट वर्क, राइट। तो ये तीन चीजों पे जब फाइट हो रही है, तो आई थिंक लॉट ऑफ दिस ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज बीइंग एडेड बाय इंडिया स्टैक। अगर आप मुझे पूछोगे कि डेटा का सोल्यूशन, तो डेटा का सोल्यूशन बेसिकली अकाउंट एग्रीगेटर कर रहा है, ओकेन कर रहा है, ओएनडीसी कर रहा है, जीएसटी कर रहा है, पेमेंट बैंक्स कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली अगर आप मुझे पूछोगे कि यूआई यूएक्स या एक्सपीरियंस एंगेजमेंट कौन सॉल्व कर रहा है, तो वो इंडिया स्टैक भारी तरीके से सॉल्व कर रहा है, राइट। इंडिया बेसिकली ई साइन, ई नैच, ई केवाईसी। एंड थर्डली क्लाउड एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सोल्यूशन है वो तो हर एक को रियलाइज हो गया है। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, हम लोगों ने को लेंडिंग शुरू किया था 18-19 के अंदर, जब हम पहली बार मिलने गए थे, तब सारी बैंकों का यही था कि भैया हमने चीफ डिजिटल ऑफिसर हायर कर लिया है, जो तुमने बनाया है वो सारा का सारा वो बना देगा। उसने हमें 2 साल का टाइम दिया है। फिर आ गया कोविड वेव 2, उसमें सबको रियलाइज हो गया कि डिजिटल आ गया, लेकिन डिजिटल ऑफिसर ने कुछ उखाड़ा नहीं है। तो दैट्स वेयर कोलैबोरेशन एंड वर्किंग टुगेदर टुक द शिप। Otherwise, everybody believed that all the fintechs will die, all payment companies and everybody will die. Nobody will survive, and our chief digital officer will build everything in the country and world, and we will be kings. We will still run our pushteni businesses. We will still earn good ROEs, good growth rates, and we will still be carrying the best share market prices for the decade to come. एक और चीज हो गई है इस डिकेड के अंदर कि सडनली द प्लेयर्स एंड क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स हैज चेंज। तो आप गूगल को देखोगे, गूगल पेमेंट्स आ गया है, अमेजोन आ गया है, फेसबुक खेलेगा, मेटा खेलेगा फाइनेंशियल सर्विसेज में, फ्लिपकार्ट खेलेगा फाइनेंशियल सर्विस में, उबर ओला खेलेंगे, क्रेड, नावी, लेंडिंग कार्ड, कैपिटल फ्लोट, स्लाइस, बजाज वगैरह सब खेलेंगे। तो अगर आप ये पूछने जाओ कि इन सब
तीनों जो रिक्वायरमेंट्स है, क्लाउड एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा लेड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस एंगेजमेंट, तो जो नाम मैंने अभी दिए, ऑल ऑफ देम आर फार इक्विप्ड देन एचडीएफसी, बजाज और एक्सिस। एचडीएफसी, बजाज और एक्सिस सब बनाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं बनाएंगे, बट द कंपटीशन इज नाउ मूव्ड फ्रॉम कि मेरे पास ब्रांच कितनी है, मेरे पास लोग कितने हैं, और उस तरह से। तो आई थिंक अभी इसीलिए ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं। बट हर्ष, मेरे पास लाइसेंस है। हाँ, वो नहीं, कहाँ से वो तो नहीं, लाओगे? मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो अभी वही सबसे बड़ा डिफरेंस वही आएगा मधुकर, कि सिंपल एग्जांपल है, तो मैंने नेक्स्ट लाइन यही था कि जैसे पीएनबी है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, उनका क्लियर है कहना कि भैया हमारे पास डिपॉजिटर का पैसा रहेगा, मेरे पास क्योंकि मेरा पेरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और मेरे पास लाइसेंस है और मैं चलाऊंगा। उनका क्लियर आंसर है कि बजाज अपना बनाएगा, टाटाज अपना बनाएंगे, बिरलाज अपना बनाएंगे, तुम मेरे लिए बनाओगे, और तुम और मैं मिलके दुनिया को आगे बढ़ाएंगे, राइट? दैट्स वेयर आरबीआई इज कमिंग बिहाइंड को लेंडिंग एंड एवरीथिंग। तो वो लाइसेंस वाला भी जो प्ले है, वो जो आप कॉलर, चीक ऑन द कॉलर लेके घूम रही थी सारी प्राइवेट बैंक कि हम किंग है रिटेल वाली, वो लाइसेंस वाला अभी मतलब वो होता है ना कि बाप का बाप और बेटा, मतलब तो इसमें बेटा जो है बेसिकली दादाजी और ग्रैंडसन मिलके फोड़ाफाड़ी मचाएंगे और पिताजी की ले लेंगे, मतलब क्योंकि ग्रैंडसन, ग्रैंडफादर इज बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स, फादर वाज प्राइवेट बैंक्स, एंड ग्रैंडसन इज फिनटेक्स, राइट? तो अब ये हो रहा है कि तो हम लोग यही जोक मारते हैं कि ग्रैंडफादर हमारी टीम है, ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन मिलके फादर की बजाने वाले हैं। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में वही ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, ये जब जो फादर बन के बैठे थे कि मैं पिताजी हूँ नेशन का और मैं ही रन करूंगा रिटेल बिजनेस या वो सब, उनका ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि ग्रैंडफादर के पास में भी कोई चॉइस नहीं है बुढ़ापे के चलते, उसको क्लियर पता है कि मेरे ग्रैंडसन के साथ में ही दौड़ूंगा मैं। हम्म। So Harsh, I was asking this हाँ, question that when, so at least the basic level of personalization, हाँ, where if somebody wants to come and customize the loan, right? Not हाँ, necessarily the personalization on you being able to identify कि इसका requirement क्या है, या इसको तुम कितना लोन दे सकते हो, या इसका interest rate क्या होगा, which is हाँ, largely data driven, AI driven. करेक्ट, Here, if somebody comes and says, "Boss, this is your product. I want a slightly different product," right? Maybe the हाँ, हाँ, amount is higher, the tenure is lower, or instead of bullet, the prepayment terms is different, right? हम्म, I have not seen anybody offering even that, right? Because most of the products are still, while we are claiming that we are no longer a branch led product, but the products are still very very rigid, right? So they don't have much flexibility. So, so नहीं, what's तो the reason? इसमें मधुकर दो चीजें हैं, देखो, वापस पुरानी जो बैंकें हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनका तो प्रोडक्ट पे फोकस था ही नहीं। कार लोन है, कार उसको खरीदनी है, कार के लिए पैसा उसको चाहिए, हम जो देंगे वो ले लेगा, राइट? तो वो कि किसी को 3 साल का कार लोन 5 साल 7 साल चाहिए, किसी को एलटीवी 10 20 20 30 40% पे दे दो, किसी को भाव ज्यादा चार्ज कर लो, ये कर लो वो कर लो, वो है ही नहीं सिस्टम्स प्रोसेसेस। आई थिंक फिनटेक्स के अंदर मधुकर ये हो रहा है। अगर आप मुझे पूछोगे तो हम लोगों ने एक प्राइसिंग मॉड्यूल डेवलप किया है जिसका हम पेटेंट भी फाइल कर रहे हैं, पेटेंट फाइल कर दिया हमने ऑलरेडी ओवरऑल उस प्राइसिंग मॉडल का। दैट प्राइसिंग एक्चुअली कस्टमाइजेज ओवरऑल फॉर कस्टमर की नीड्स, वांट्स, रिक्वायरमेंट्स एंड एवरीथिंग, राइट? जो भी वेरिएबल्स डालता है उसके बेसिस पे। और हमारा जो एक्सेप्टेंस रेट है लोन का, मतलब उसमें हमारी प्राइसिंग इंप्रूव हो गई है, जो हम पहले बेचते थे उसके कंपैरिजन में, एक्सेप्टेंस रेट भी इंप्रूव हो गया है, पूरे के पूरे पैरामीटर्स हमारे आ रहे हैं। सो दैट इज देयर। अभी जैसे एक सिंपल है कि हम लोग एक और मॉड्यूल डेवलप कर रहे हैं कोलेंडिंग के लिए, राइट? जैसे मेरे अगर अभी ऑलरेडी 17 कोलेंडर्स लाइव है मेरे प्लेटफॉर्म पे, 7 पाइपलाइन में है, तो उन 17 में कोलेंडर्स में कैसे अलॉट हो गए केसेस, राइट? अ सिंपल एग्जांपल वुड बी कि रिस्क बेसिस पे अलॉट कर दो, बट नॉट नेसेसरीली रिस्क बेसिस, राइट? अगर किसी ने मुझे किसी प्राइसिंग पे दिया है, किसी कंसिडरेशन किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, कुछ है, तो वो भी हम लोग उसका भी पेटेंट फाइल करने वाले हैं सून, बिकॉज ये सारा का सारा फ्यूचर है। तो ये कस्टमाइजेशन हो रहा है मधुकर, बट ये कस्टमाइजेशन में टाइम लग रहा है, बनाने के अंदर टाइम लग रहा है, मतलब काफी टाइम लग रहा है। जैसे हम ये प्राइसिंग मॉड्यूल को भी हम लोग मई जून में, मतलब फर्स्ट या एट मैक्स सेकंड क्वार्टर में लॉन्च होने वाला था, अभी हमारा लॉन्च हुआ है हमारी टीम को नवंबर के अंदर। अब रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं, बट ये तो हम एक सिंगल प्रोडक्ट करते हैं, और कस्टमर भी एकदम लिमिटेड है, और लिमिटेड इन द सेंस कि एक नेचर ऑफ कस्टमर काइंड ऑफ सिमिलर है हमारा, राइट? तो अगर बैंक्स को ये कस्टमाइज करना है तो डेटा का यूटिलाइजेशन काफी करना पड़ेगा। तो वही मेरा क्वेश्चन है मधुकर, कि अगर यही मानो कि आपको गूगल पे बैट करना होता, फेसबुक पे बैट करना होता, या रिजर्व पे, भारत पे बैट करना होता कस्टमाइजेशन के लिए, या आपको बैट करना होता एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस पे या कन्वेंशनल टीम्स पे,
तो आप किस पे बेट करते, राइट? द बेटर बेट वुड बी बेटर ऑन द न्यू एज कंपनी जो डेटा पे ज्यादा फोकस करती हैं, क्लाउड और डिजिटल नेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, और एक्सपीरियंस एंगेजमेंट भी ढंग का बना रही है, राइट? That's where the suddenly people have started realizing that things are moving out of their hand now, and we need to now start competing, or at least start respecting the newer players, working with them, engaging with them, and solving with them for the ecosystem. बिकॉज वो कंज्यूमर आएगा ना मधुकर, वो तो आज 1 घंटे में मेरा सारे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जैसे है, मतलब वो तो जनरेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड ही है, इंस्टेंट ग्रेटिट्यूड वाली जनरेशन है। स्विगी में वो बेचारा आधी घंटे में गर्मी के अंदर भी मेरे को आइसक्रीम लाके देता है, वो पिघली हुई नहीं होनी चाहिए, वो मुझे चाहिए, राइट? वो ठंडी के अंदर, भर ठंडी के अंदर मेरे लिए पिज्जा पास्ता लेके आता है होटल से, मुझे वो चाहिए कि वो गर्म आए, राइट? पहुंच गया उससे भी नहीं चलता ना। बचपन में मुझे याद है कि हम शेरे पंजाब से सब्जी लेके आते थे, राइट? तो वो शेरे पंजाब की सब्जी भले ठंडी हो जाती थी तो मेरी मम्मी मुझे मुझे थोड़ी डांटेगी, मतलब, लेकिन वो स्विगी वाले को हम डांट देते हैं, राइट? उबर ओला 10 मिनट में आता है, पहले हम 2-2 घंटे टैक्सी के लिए राह देखते थे, वो सब भूल गए हैं। 10 मिनट में नहीं आता, 5 मिनट में हम रेस्टलेस हो जाते हैं, राइट? फाइनेंशियल सर्विसेज में वही आएगा, अगर आपको मतलब उसी कंट्री, मतलब आज तो मधुकर जैसे अपने बच्चे हैं छोटे वाले, मेरा मुदित है, वो 8 साल का है, वो गूगल मैप्स के बिना की, स्विगी के बिना की, अमेजोन के बिना की, और उबर ओला के बिना की, राइट? उसने दुनिया नहीं देखी है। अब उसको बोलोगे कि शेरे पंजाब से कभी सब्जी भी लाई जाती थी, या नुक्कड़ पे कभी एड्रेस भी पूछा जाता था, या टैक्सी एक दिन पहले फोन करनी पड़ती थी, तो वो बोलेगा लल्लू हो आप, मतलब हु डज दैट? तो फाइनेंशियल सर्विसेज विल गो थ्रू दैट ट्रांजिशन मधुकर, वो चॉइस नहीं है, मतलब उबर ओला ने भी कस्टमाइज किया है, स्विगी ने भी सर्विसेज कस्टमाइज की है, सिर्फ खाना डिलीवरी करने के अंदर, राइट? तो फिर तो बाकी लोगों को तो करना ही पड़ेगा मधुकर। तो हर्ष, अभी थोड़ा सा फ्लेवर दो यार, वेयर यू आर, हाउ बिग इज द कंपनी, प्रॉफिट, आगे क्या पाथ है, प्रॉफिटेबल ग्रोथ करना है, लिस्ट करना है, क्या करना है, कैसे करना है? तो मधुकर अभी हम, मतलब, रिजनेबल साइज एंड स्केल के हो गए हैं। इस साल हम कुछ 4-4.25 हजार करोड़ का लोन्स डिसबर्स करेंगे। ये साल के अंत तक कुछ हमारी बुक हो जाएगी टेंटेटिवली 5,000 करोड़ की। इस साल हमारा टॉप लाइन जो रहेगा रिवेन्यूज का, वो कुछ रहेगा 850 करोड़ का इस साल, जिसमें से मेरा कुछ 400 करोड़ मेरे प्लेटफॉर्म पे रिवेन्यूज होंगे, जिसमें मैं कोलेंडिंग करता हूँ, और 450, 450, 450 टाइप्स मेरा होगा इसका, मेरी एनबीएफसी का, जिसमें मेरा कुछ 1,800-2,000 करोड़ की बुक रहेगी, और 3-3,500, 3-3,25 करोड़ के मेरे प्लेटफॉर्म पे मैनेज बुक रहेगी हमारी। इस साल मधुकर, अभी जो हमारा रन रेट चल रहा है, हम लोगों ने हाफ ईयर में कुछ 73 करोड़ का प्रॉफिट किया है एनबीएफसी पे, पीबीटी, और 39 करोड़, 38-39 करोड़ किया है ग्रुप लेवल पे। ये साल के अंत तक मधुकर हम लोग कुछ 170-180 करोड़ के बीच में पीबीटी करेंगे एनबीएफसी पे। 100 करोड़ इजीली और ऐड होगा एनबीएफसी पे, और ग्रुप लेवल पे हमारी एक्सपेक्टेशन है हम लोग 110 से 120 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे। तो काफी अच्छा चल रहा है, मतलब, और ये सब हमने किया है सिर्फ 700 करोड़ कैपिटल से। तो हम लोग आरओए सब कमा रहे हैं। तो अगर यही चलता रहा मधुकर, तो अर्ली 24 में थॉट्स है कि हम आईपीओ लाएंगे कंपनी का। तो आज से ऑलमोस्ट 5 क्वार्टर मान लो, ऑलमोस्ट, हाँ, 5 या 6 क्वार्टर एट मैक्स, तो आईपीओ लाना है मधुकर। और आईपीओ वैसा लाना है ताकि जिसकी सिर्फ स्टोरी ना बिके, जो नंबर्स पे बिके, प्राइसिंग नंबर्स पे हो, और शेयर लिस्ट हर्ष होने के ये बाद बताओ हाउ। कि देखो, आईपीओ तो बहुत आ गए, है ना? स्टार्टअप्स के आईपीओ बहुत आ गए, और आईपीओ आने के बाद वे पिट रहे हैं सारे के सारे। तो ये हाँ, बताओ कि ये तुम्हारा, हाउ विल इट बी डिफरेंट? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इन द नेक्स्ट 3-4 years आफ्टर द आईपीओ? व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी गोइंग टू बी? Will you be forced to slow down growth to generate profits, or will it be any different in your case? सी अगेन, मतलब, मेरा हमेशा से मानना ये है कि आई थिंक मैं, बाकी जो स्टार्टअप्स आई हैं, मतलब, और उनके आईपीओ टैंक हुए हैं, उसके अंदर मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ खराब बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, या वो राइट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे जो कंट्री को चाहिए या इकोसिस्टम को चाहिए। आई थिंक ओनली प्रॉब्लम इज दैट इन पब्लिक मार्केट्स, जब आप पूरी पब्लिक से पैसा ले रहे हो, देश का पैसा उठा रहे हो, देश के लोगों का पैसा उठा रहे हो, तो वो आप पैसा फिर बेसिकली आपको उनको राइट आउटपुट भी देना पड़ेगा, राइट? हमारे कैपिटल मार्केट्स यूएस जितने इतने बड़े नहीं हैं। यूएस के अंदर भी ये होता है कि प्राइसेस टैंक हो जाते हैं अगर आप कमा नहीं रहे हो तो बेसिकली यही है कि आपको धंधा सही चलाना पड़ेगा, सस्टेनेबल चलाना पड़ेगा, विद करेक्ट यूनिट इकोनॉमिक्स चलाना पड़ेगा, करेक्ट ग्रोथ रेट भी रखनी पड़ेगी, सब कुछ रखना पड़ेगा। और पब्लिक मार्केट्स बेसिकली आर नॉट, पब्लिक मार्केट्स वांट दैट, राइट? अगर मतलब सिंपल है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ही आपकी बुक, आपका धंधा वैल्यू होगा, या प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ ले लेंगे अगर आप ग्रोथ फिनोमिनल कर रहे हो तो, बट उसके अलावा और कोई पैरामीटर्स नहीं है।
So I think a lot of startups who went in there, I don't know what their constraints were and why did they go so early or why did they have to push themselves to this? Because I've met few of the founders as well where I feel that they were also themselves not ready for public markets, just got pushed there. तो हमारे केस में हमारा यही है कि वी वांट टू गो देयर व्हेन वी आर एबल टू एक्चुअली शो द राइट आउटपुट फ्रॉम आवर बिजनेस, राइट? और लोगों को राइट आउटपुट दिखाएं, राइट नंबर्स दिखाएं। हमारे केस में ये भी है कि हम लोग बहुत ही एग्जॉटिक बिजनेस में नहीं है, मतलब हमारा बिजनेस भी एक रेगुलर बिजनेस ही है जिसमें पैसे दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। तो हमारे बिजनेस में उतनी वोलेटिलिटी है वो नहीं है। हमारे बिजनेस में एक और स्ट्रेंथ है हमारी कि डिमांड क्रिएट नहीं करनी है, वेदर इट्स डिलीवरी और ई कॉमर्स, उनमें सब में डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है, मार्केटिंग स्पेंड्स होते हैं, यूनिट इकोनॉमिक्स सॉर्टेड नहीं होते, हमारे बिजनेस में वो भी सॉर्टेड है। तो हमारे केस के अंदर आई थिंक वंस वी गो आउट एट राइटफुल प्राइसेस एंड वंस पीपल ट्रस्ट अस, we can continue to grow at reasonable size and scale and reasonable to and good enough to keep on pushing our business and our stock market prices as well. तो वो ही डिफरेंस होगा शायद हमें और दूसरों में। आई थिंक मेरा ये भी मानना है कि वंस वी लिस्ट इन इंडिया, राइट, आई थिंक वो ब्रांड की जो विजिबिलिटी होगी मार्केट में, शेयर प्राइस होगा, ये सब होगा, अगर हम अच्छा करेंगे, दैट विल हेल्प आवर बिजनेस ग्रो बेटर because a lot more people will trust us, lot more people will believe in us, and a lot more people will work with us. फेयर इनफ। हर्ष, मतलब थोड़ा जो तुमने पूरा कंपनी मतलब अहमदाबाद में बैठ करके बनाया, राइट? तो हाँ, उसके प्रोज कॉन्स थोड़ा टीम के ऊपर कि व्हाट हैज बीन द चैलेंज ऑपरेटिंग आउट ऑफ मतलब द मेन अहमदाबाद, हाँ, Ahmedabad and some the tech team in Bangalore, right? So how has the collaboration work? Oh, if somebody has to replicate this, what are the things they should basically keep in mind? correct. Should somebody replicate it or not, or will you advise nobody to do this? So that will be helpful for the budding entrepreneurs who will be listening to this podcast. श्योर श्योर मधुकर, मधुकर आई थिंक हम लोगों ने भी जब शुरू किया था तो अहमदाबाद स्टार्टेड एज अ लोकेशन वेयर इट वाज लीस्ट बोर्डिंग एंड लॉजिंग कॉस्ट फॉर फाउंडर्स, राइट? हम लोग अहमदाबाद के थे, पेरेंट्स के साथ रह रहे थे, तो घर का खाना पीना खर्चा वो सब बच रहा था। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस वी स्टार्टेड इन अहमदाबाद। स्लोली स्लोली मधुकर, एज वी स्टार्टेड बिल्डिंग टीम्स, हमारा रियलाइजेशन हुआ कि जैसे ऑपरेशंस की जो हमारी टीम है, जो आइदर कॉल सेंटर जो हम रन करते हैं, या कलेक्शन की टीम है, या सेल्स की टीम है, या अकाउंट्स फाइनेंस की टीम है, we got better people over there who were more hungry, more passionate, more desireful of a good work, right? Because अभी जैसे मैं बैंगलोर जाऊंगा तो बैंगलोर के अंदर हमारा कंपैरिजन शायद मोर लॉयल एज वेल, या हमारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो 7-7 8-8 साल से हैं, 9-9 साल से हैं, और जिन्होंने मेरे साथ लंच ब्रेकफास्ट लिया हुआ है, और ऑलमोस्ट 5-6-7 साल की एनिवर्सरी मनाने वाले अहमदाबाद में हमारे बहुत सारे लोग हैं, लिटरली बहुत सारे, यानी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 5-6-7 साल की एनिवर्सरी मनाई है, हमारे साथ 8 साल की एनिवर्सरी मनाई है ओवरऑल। इनफैक्ट मेरे फर्स्ट फ्यू एम्प्लॉयज जो थे, आउट ऑफ 5-6 एम्प्लॉयज जो मैंने शुरू किए थे, उसमें से भी 4 लोग अभी भी हमारे साथ में हैं। 2013-14 की बात है जब मैंने मेरे लास्ट बिजनेस से लैंडिंग कार्ट शुरू किया था। तो जैसे विक्रम अंकल हैं, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट गाइज इन आवर सिस्टम, आनंद भी अभी जानते हैं उनको, तो वो तो 65 के हो चुके हैं, तो 56 पे उन्होंने या 55 पे ज्वाइन किया था उन्होंने मुझे, और आज भी वो हमारे साथ हैं। तो आई थिंक वो लॉयल्टी और वो तो फायदा है ही है। टेक्नोलॉजी और न्यू एज टैलेंट, इट्स डिफिकल्ट टू गेट इन अहमदाबाद मधुकर, वो बात सही है, बट देन हैविंग अ ऑफिस इन बैंगलोर आल्सो हेल्प्स देयर। बट अगर आप मुझे पूछेंगे तो लॉयल्टी है, काम है, हंगर है, क्वालिटी ऑफ वर्क है, वो तो है ही है। Secondly, Madhukar, मेरे लिए personally staying in Ahmedabad does help, right? Out of all the hullabaloo that happens in the largest towns of cities, जहाँ आप events attend कर रहे हो, parties attend कर रहे हो, और जहाँ pressure आता है हजार चीजों का, और वो सब रहता है, staying in Ahmedabad, जैसे मेरा close friend circle है वो डॉक्टर्स का है और वो सब है, तो उनको पहले तो हवा भी नहीं थी मैं क्या कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे पेपर में नाम आने लग गया थोड़ा, तो उनको हवा चटी कि ये कुछ तो अच्छा कर रहा है, बट स्टिल मेरे कन्वर्सेशन अलग होते हैं उनसे, शाम को मिलो तो आप रिलैक्स कर सकते हो, और वो सब तो दोज थिंग्स हेल्प आई थिंक। तो मेरा ये मानना है मधुकर कि मतलब मेरा अभी तक मेरे पास वो क्लैरिटी नहीं है कि शायद मैंने बैंगलोर में शुरू किया था तो शायद ज्यादा अच्छा किया होता या खराब किया होता, बट अहमदाबाद डिड हेल्प मी ओवरऑल एज अ लोकेशन। गुजरात हैज अ वेरी एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, राइट? सो आसपास में आप जो लोगों से मिल रहे हो वो भी लोग बिजनेस चला रहे हैं, धंधा चला रहे हैं, तो दैट हेल्प मी। तो मेरा ये भी पर्सनली अब ये मानना है कि लोकेशन डजंट मेक अ सेंस, राइट? इफ यू फोकस ऑन कस्टमर, राइट प्रोडक्ट और राइट चीजें करोगे आप,
तो लोकेशन कोई भी हो आपकी, आप धंधा बना सकते हो। तो आप भले जालंधर में बैठे हो या जमशेदपुर में बैठे हो या कन्याकुमारी में बैठे हो। तो ये लास्ट 4 साल में जैसे ये भी रियलाइज़ हो गया कि सारे पापों का जो नींव है वही फंडिंग है बेसिकली। तो आई थिंक बैंगलोर में मतलब हाँ, फंडिंग का तो देखो, फंडिंग हैज़ इट्स ओन हाई कि पेपर में आपका नाम आ रहा है, यूनिकॉर्न बन रहे हो, ये बन रहे हो, वो बन रहे हो, बट आई थिंक धंधा नहीं चलता है। तो मेरा सभी एंटरप्रेन्योर्स को यही रिक्वेस्ट है कि फाइनली तो हर इन्वेस्टर का फंडा यही होता है कि आपका लेबर मेरा कैपिटल, और जब मेरे कैपिटल का रिटर्न आएगा तब आपके लेबर का रिटर्न आएगा। एंड इंडिया में 2-3 तरीके ही हैं, या तो आपकी कंपनी बिकेगी, आप आईपीओ करोगे, या और मर्जर हो जाएगा, ऐसे कुछ होगा तभी कुछ मिलेगा। तो ये लॉन्ग एंड आर्डस जर्नी है, इसके अंदर धंधे पे फोकस रहे हमेशा, धंधा सही बन रहा है नहीं बन रहा है, दैट शुड बी द मेन फोकस। फंडिंग आई नहीं आई कैन बी जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, बिकॉज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई एम श्योर कि ये 1000 लोगों ने लिखा भी होगा, 1000 लोगों ने बोला भी होगा पहले मेरे पहले, बट मैं तो खुद समझ चुका हूँ और भुगत चुका हूँ मतलब इसको। तो इसीलिए वापस एक बार यही है कि सिंपल चीज इज इट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ जर्नी, फोकस ऑन मेकिंग अ सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म बिजनेस। और मेरा पर्सनली मानना है कि अगर आपको सक्सेस, अगर आप बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट और लकी हो तो 5 साल में मिल जाएगी। अगर आप स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो और लकी कम हो थोड़े तो 10 साल में मिलेगी। बट अगर आप स्मार्ट, इंटेलिजेंट और लकी तीनों नहीं हो तो 15 साल में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो तो 15 साल के लिए तैयार रहें। और फिर सक्सेस नहीं आई तो मैं नाम बदल लूंगा, वैसे वाली सिचुएशन है मतलब। तो मैं मेरे 15 साल के लिए तैयार हूँ मतलब। घर से बाहर जाके फायदा नहीं है। एग्जैक्टली। तो 15 साल लगाने हैं तो फैमिली के साथ रहो जलंधर में। फिर वो बैंगलोर जाके बैठने में कोई फायदा नहीं है। तो मतलब एक क्वेश्चन और भी था जो हम लोग शायद डिस्कस करने वाले थे कि फाउंडर के रूप में क्या एक्सपीरियंस हुआ या क्या लर्निंग्स थी मेरी। फाउंडर के रूप में मेरी एक्सपीरियंस और लर्निंग्स यही है कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप सिलेक्ट कर रहे हो तो ये लंबी जर्नी है, 15 साल की तैयारी करके चलें। दूसरा, बहुत ही लोनली जर्नी है। लोनली इसीलिए बोलूंगा बिकॉज इस जर्नी के अंदर आपके को फाउंडर्स छूट जाएंगे, एम्प्लॉयज छूट जाएंगे, फैमिली छूट जाएगी, रिलेटिव्स छूट जाएंगे, पार्टनर्स छूट जाएंगे, धंधा चेंज हो जाएगा, धंधा नया बन जाएगा, सब कुछ होगा। बट अगर आप लगे रहोगे उसमें तो धंधा बन जाएगा। तो इसीलिए 15 साल की जर्नी में, बिकॉज ये सब छूटना, सबका आना, सबका जाना, ये टाइम लगता है ये सब चीजों के अंदर और धंधे बनने में। इसीलिए 15 साल की जर्नी है जो आपको मान के चलनी है और बनानी है। हर सबका पीछा छूट जाता है, मगर इन्वेस्टर लोग फिर भी लगे ही रहते हैं, पैसे दे दो वापस। हाँ, इन्वेस्टर वो लोग तो इन्वेस्टर तो इन्वेस्टर बेचारे आपके साथ बंध गए ना मधुकर। वो तो, वो देखो, वो वाइफ भी नहीं है लेकिन इन लॉज की फैमिली की तरह वो बंध गए हैं, राइट। उनकी हालत ऐसी है कि वो ना तो धंधे में आपके साथ पार्टिसिपेट रह पा रहे हैं, ना एक घर में रह पा रहे हैं, ना एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं धंधा। वो बेसिकली इन लॉज की तरह हैं जिनको आप बीच बीच में बताते रहोगे कि हाँ आपकी बेटी ठीक है, शादी ठीक चल रही है, लेकिन उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है। तो जब तक धंधे के साथ में आपकी शादी चलेगी तब तक वो आपके साथ चलेंगे। वैसे वाला एक्सपीरियंस है मधुकर वो तो। Yes, it's a good time to wrap up. So, great, Hers. It was great. बहुत मजा आया थैंक यू मधुकर। करने में। सब और आपसे ही सीखा है मधुकर, वैसे सारा ज्ञान आपका ही लिया हुआ पड़ा है मैंने यहाँ पे। आप और आनंद भी आके ज्ञान दिया हुआ है जो सारा फैला है।